नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विभिन्न फसलों में बिहार रोमिल पिल्लू का समेकित नियंत्रण। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खेती कर बढ़ाए फसल उत्पादन। किसान भाइयों, अभी प्रदेश के मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी बारिश, कभी तेज धूप। ऐसी स्थिति में अब बढ़ती नमी में फसलों के बीच कीट फल फूल रहे हैं, क्योंकि हमारी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा है कि जिसे बिहार रोमिल पिल्लू के नाम से जानते हैं। इन दिनों खड़ी फसल में इसका प्रकोप देखा जा रहा है, तो इसका नियंत्रण कैसे करें, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। आज हम मुखातिब हुए हैं, जो आज का विषय का जो चर्चा का विषय है वो है जितने तरह के रोमिल कीट होते हैं, रोएदार पिल्लू होते हैं, उन कीटों का जो खड़ी फसल में नुकसान होता है उसको कैसे पहचानें, कब होता है, क्यों होता है और उसका निदान कैसे करें। जो रोमिल कीट है, रोएदार कीड़ा है, हेरी कैटरपिलर है, वो कई तरह के होते हैं और ये जो कीड़ा है, इस कीड़ा का जो लार्वा होता है वही क्षतिकारक होता है। बिहार बालों वाले सुंडी प्रदेश में दालों, तिलहन, अनाज, कुछ सब्जियों और जूट की फसल को काफी नुकसान पहुंचाती है। ये रोएदार पिल्लू फसल की पत्तियों को बुरी तरह खा जाती हैं, जिससे पत्तियां जालीदार बन जाती हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। पैदावार में हानि संक्रमण की तीव्रता और मौसम की स्थिति के अनुसार भिन्न होती है, क्योंकि 18 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान इस प्रजाति के विकास के लिए अनुकूल होता है। तिलहनी फसल में, सब्जी फसल में, तिलहनी फसल जैसे कि सोयाबीन है, राई, तोरी, सरसों, तीसी, उसका भी नुकसान होता है। और दलहनी फसल में चना, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, इन सबों का नुकसान होता है। उसी तरह से सनई, फाइबर क्रॉप है, रेशा की फसल है, उसके पत्तियों को भी खाने वाला एक अलग से रोएदार पिल्लू होता है, जो कि सने के सभी पत्तियों को खा करके उसको नुकसान करता है। जहाँ पर पिल्लू प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो उसको अगर पत्ती को उलट कर देखेंगे तो उसका निचली सतह में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रोएदार पिल्लू हैं और ऊपर का सतह सफ़ेद हो जाता है। तो ये सफ़ेद पत्ती ही ये दर्शाता है कि उस खेत में, अमुक खेत में इस रोएदार पिल्लू का आक्रमण हुआ है। और जब ये पिल्लू का अवस्था बढ़ता है तो पत्तियों में छेद करके उस हरित में वो खाते हैं और अंत में सभी पत्तियां छलनी हो जाती है और कभी कभी तो सिर्फ पत्ती का सिर्फ नस ही दिखाई पड़ता है। इस कीट को किसान आम भाषा में भुआ पिल्लू या बालों वाले पिल्लू के नाम से पुकारते हैं। इसकी मादा पत्तियों के निचले भाग पर सैकड़ों अंडे देती है, जिससे कुछ ही दिनों में पिल्लू निकलकर सबसे पहले पत्तियों के हरे भाग को खा जाते हैं और फिर धीरे धीरे फूल और फलियों को भी खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं इसके निराकरण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए क्या किया जाए। तो नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो जब खेत की जो गर्मी के मौसम में ही ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई होनी चाहिए। ऐसा इसलिए उसमें छिपे हुए कोकून हैं वो बाहर आ जाएं और उसे पक्षी लोग उसको खा जाएं और सूर्य का तीव्र तापमान में मर जाएं। इस कीट के समेकित नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं।
इसके साथ ही फसल में 10 से 12 लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करें। इससे वयस्क कीट इन ट्रैपों में फंसकर मर जाते हैं। इस प्रकार खेत में जगह जगह पर पक्षियों को बैठने के लिए डी आकार की खूंटियां लगा दें, जिससे पक्षी इन पर बैठकर कीटों को खा सकें। और कीट प्रकोप की शुरुआती अवस्था में जब इस कीट पिल्लू झुंड में होते हैं तब कीटों को हाथ से पकड़कर नष्ट कर दें। अगर कीटों का प्रकोप अधिक हो रहा है तब NPV के 250 LE का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्सकार्प दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर इसका छिड़काव करें, जिससे कीट का नियंत्रण हो सके। उसके बाद जब ये भी ध्यान रखना है कि जो खेत है जहाँ पर हमको फसल लगाना है उसके आजू बाजू में घास पात खरपतवार पुटुस वगैरह नहीं होना चाहिए। और नहीं हो सके तो उसमें कम से कम जब खड़ी फसल पर छिड़काव करेंगे जो रासायनिक कीटनाशी है तो पुटुस पर भी, झाड़ी पर भी उसका छिड़काव करना जरूरी है। और उसके अलावा फ्लुबेनियामाइड के अलावा डाइक्लोरभास नाम का जो कीटनाशी है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका भी वैकल्पिक रूप में छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप सपरमेथ्रिन को भी 1 ml 2 ml कीटनाशी प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सावधानी की बात यह है और ध्यान देने की बात यह है कि पिल्लू चूँकि रोएदार होते हैं, इसके लिए कोई भी वेटिंग एजेंट जैसे एस्टिकोल टिपोलेजी ट्राइटोन में से किसी एक का आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव घोल के साथ मिलाना जरूरी है। तो हम आशा करते हैं कि किसान भाई हमारे सुझाए गए सभी उपाय को अपने अमल में लगा करके अपने फसल को रोएदार पिल्लू से होने वाले नुकसान को बचा पाएंगे और भरपूर उपज ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करे तो किसान अपनी आय दोगुनी तक कर सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग। इनके प्रयोग जहां खेती कम पानी लगता है वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। तो चलिए इनके प्रयोग के बारे में जानते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि इंजीनियर OP शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब
जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड ही बन जाता है। बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से रेज्ड बेड के द्वारा। और हम लोग ड्रिप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है। लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार न हो। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे। मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है। खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए ना सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि। इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं। 50 से 60% पानी की बचत और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है। चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए वो पौधों का विकास भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है। और यील्ड भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार भी तमाम कई तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान के लिए 90% सब्सिडी भी दी जा रही है और किसान को सिर्फ 10% अपना शेयर देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को करीब 60 से 70 हज़ार रुपया इसमें जो टोटल खर्च होता है उसमें सिर्फ 10% मतलब लगभग 6,000 रुपया, 6,500 रुपया किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग
खासकर आज के डेट में जहाँ भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बैगन की खेती प्रदेश में साल भर की जाती है और कई बार लगातार फसल लेने के कारण खेत में कीट और बीमारियां अधिक पनपने लगती है। अगर बैगन में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करें तो छोटी पत्ती रोग की समस्या अधिक से अधिक देखी जा रही है। इस कारण फसल में फलन नहीं होता, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। इसलिए रोग को पहचान कर सही समय पर इसका नियंत्रण आप कैसे करें, बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राजपूत। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है। और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उसमें तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड, पत्ती के आकार में कमी तथा फाइलोडी जैसे लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में पौधे पर कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैगन का यह रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार जिसको हम खर बोलते हैं वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई सामान्य दवा अगर हम देखें तो कार्बेंडाजिम करके मार्केट में उपलब्ध है। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब रोपाई के लिए पौध बढ़ जाता है उसको जब रोपाई के लिए मुख्य प्रक्षेत्र भूमि में ले जाते हैं उस समय जड़ों का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में दवा आती है टेट्रासाइक्लिन। 1 ग्राम जो मात्रा है दवा की उसको 10 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोगरोधी किस्मों की बोनी करें, सही फसल चक्र अपनाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें।
और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं। जब हम रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है, इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमिथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। तो ये तो जो हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन। इसके अलावा अगर आप टेट्रासाइक्लिन, जिसको अभी हमने आपको दवा बताया था, उसका पुनः अगर आप इस घोल का इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति 10 लीटर की दर से, तो भी यह जो है इस बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। इन रासायनिक दवाओं को भी उपयोग करते समय किसान भाइयों को सावधानी क्या रखना है कि कभी भी दवा की जो मात्रा है वो अधिक डोज में ना दें। और जब स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि शाम के समय इस तरह स्प्रे करें दवा का, ताकि जो दवा की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते तो आप ये ध्यान रखिए कि हवा का जो दिशा है वो ज़्यादा तेज हवा ना चल रही हो और उसकी दिशा जो है हवा की इतनी तेज ना हो कि आपकी दवा जो है हवा के द्वारा बाहर प्रक्षेत्र से बाहर निकल जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव डोहर, जिला किशनगंज के जोगिंदर पाल ने। आपने अमरूद के बाग में उखटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं वो है उखटा रोग। तो उखटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है और ये बहुत ही विनाशकारी रूप कायम कर लेता है। उखटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है, बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उखटा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये 2 तरह का उखटा लगता है। सूखने की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में 2-4 शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द करते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को समेकित रोग प्रबंधन के तहत ही इस रोग का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं।
पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे, और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकठा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदीनाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकठा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी।